कैसे हैं आप सभी के? अरे भाई देवी देवताओं, हालचाल कैसे है आपके? बहुत दिनों के बाद मिले हो आज। आपके बिना दीपावली भी मन गई, गोवर्धन पूजा भी हो गई थी। हो तो गई थी और क्या। 22 तारीख को दीपावली हो गई थी, 23 तारीख को गोवर्धन पूजा हो गई थी। हुई या नहीं हुई? हो गई थी ना भाई। अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और उम्मीद तो यही है कि शायद जो अभी आपको 4-5 दिन का टाइम मिला था बीच में, हो सकता है आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। हो सकता है, मैंने कहा कि हो सकता है रिवीजन किया होगा। लेकिन यदि किसी कारणवश रिवीजन नहीं भी किया है तो भी मैं समझता हूं कि शायद हो सकता है क्लासेस ज़्यादा रही होगी, इसलिए टाइम नहीं मिला होगा। लेकिन फिर भी टाइम मैनेज करना, और जितना आप पढ़ रहे हो, आप लोग जिन्होंने पहले, इससे पहली बार जिन्होंने थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है और किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको 100% ये मालूम होगा। और जो रीट क्वालिफाई करने के बाद में पहली बार थर्ड ग्रेड देंगे, प्लीज़ बातें नहीं करें। मौका मिला पहली बार तो थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। तो जो फर्स्ट टाइम थर्ड ग्रेड देंगे और जो पिछली बार दे चुके हैं, उन सभी को एक बात तो मालूम होगी कि एक तरफ तो आपका जो एजुकेशन सिनेरियो वाला पार्ट है, ये वाला, दूसरा वाला है आपका आईसीटी वाला, और आईसीटी के बाद में तीसरा जो पार्ट बनता है आप लोगों का, वो है आपका टीचिंग स्टाइल, जिनको आप शिक्षण विधियों के नाम से कहते हो या शिक्षण रीतियों के नाम से कहते हो। इसके अलावा आपका बनता है करंट जीके वाला पार्ट बनता है, और फिर बनता है आपका आर्ट एंड कल्चर। ये वो पार्ट है, प्लीज आवाज अभी नहीं करें। कुछ नाम मैंने लिखे हैं। पहला नाम मैंने केवल बताया था आपको एजुकेशन सिनेरियो, दूसरा नाम लिखा था आईसीटी वाला, तीसरा नाम जो लिखा था वो था आपका टीचिंग स्टाइल, जिनको शिक्षण रीतियां आपने कहा है, फोर्थ पर लिखा था आपका करंट जीके वाला, और लास्ट में जो लिखा है आर्ट एंड कल्चर वाला। यदि आर्ट एंड कल्चर को छोड़ भी दिया जाए तो इससे ऊपर वाले जो 4 पार्ट है, ये वो है जिनको आप थर्ड ग्रेड में पहली बार पढ़ाई करोगे। केवल शिक्षण विधियां यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि शिक्षण विधियों को भी आप लोगों ने रीट में पढ़ा ही है, लेकिन बिल्कुल वास्ता नहीं पढ़ा एक तो आपका एजुकेशन सिनेरियो आईसीटी के साथ में और करंट जीके के साथ में। इसलिए यदि ईमानदारी से आप इनको पढ़ोगे, ईमानदारी से आप इनका रिवीजन करोगे और ईमानदारी से आप इनके ऊपर मेहनत करोगे, तो यकीन मानिएगा ये वो वाला पार्ट बनेगा जो आपके सिलेक्शन के लिए कारगर साबित होगा। और जिन्होंने इस पार्ट को ईमानदारी से नहीं पढ़ा या इनके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं की, तो यकीन मानना कहीं ना कहीं कमजोरी साबित होगी हमारी। उसका कारण है क्योंकि जब हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं, जिनको आप लोगों ने टीचिंग जो स्टाइल है आपकी, आपको मालूम है L1 में हिंदी का अलग आपका आता है, हिंदी के अलग अलावा शिक्षण रीतियों की बात कर रहा हूं, आपकी इंग्लिश की अलग आती है, इंग्लिश के अलावा आपको मालूम है एसएसटी की अलग आती है, साइंस की अलग आती है, और साइंस के अलावा मैथ्स की अलग आती है। तो कुल मिलाकर बात करें, ये इतना जो पार्ट है आपका, ये तो बनता है आपका शिक्षण रीतियों वाला, जो हम लोगों ने केवल पहले या तो पढ़ा था, केवल लैंग्वेज में पढ़ा था, जो 2 लैंग्वेज थी आपकी, उसमें से 2 में से, इन 2 में से अमूमन हम एक ही रखते हैं, क्योंकि दूसरी वाली लैंग्वेज संस्कृत को लेते हैं, जो अभी है नहीं यहाँ पर। साइंस और मैथ हमने पहले नहीं पढ़ी है, केवल मैथ के जो टीएम है वो आप लोगों ने रीट में पढ़े हैं। इसका मतलब है आपका साइंस हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, इसके अलावा एसएस नहीं पढ़ा। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि मैक्सिमम जो पार्ट है वो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, उसको केवल हम इसी समय पढ़ते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके एग्जाम की डेट अनाउंस होने से पहले, वैकेंसियाँ डिक्लेयर होने से पहले, यदि इन पार्ट्स को आप मजबूती के साथ तैयारी करोगे, तो मुझे लगता है कि एग्जाम के दिनों में आपको कंजूसी करने की या तकलीफ उठाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि ये पार्ट आप लोगों ने मजबूत नहीं किए, तो यकीन मानना, बेशक आपको बुरा लगे, फिर आपको परीक्षा का जो परिणाम होगा उसको लेकर हमेशा चिंतित होना पड़ेगा। लेकिन यदि ये पार्ट आप लोगों ने मजबूत कर लिया, तो आपको आपकी एग्जाम के बारे में कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मालूम है कि हम लोग जब छुट्टियों पर गए थे, उन छुट्टियों से पहले जो लास्ट क्लास थी,
उसमें मुझे याद है मैंने आपको दीक्षा एक नाम लिखवाया था, केवल इतना याद है, मेरी मेमोरी वीक नहीं है अभी, केवल नाम लिखवाया था मैंने। और नाम लिखवाने के बाद में हमारी याद है मुझे फुल फॉर्म को लेकर चर्चा हुई थी एक बार क्लास में जाते जाते, मैंने आपको दो नाम बताए थे, एक नाम था दीक्षा और दूसरा नाम था राइज। इन दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी और उसके बाद कहा था कि भाई अगली जो मुलाकात है वो अगली क्लास में आपसे होगी। उसके बाद में आपकी कोई सब्जेक्ट छूटा हुआ था जिसकी बड़ी बड़ी क्लास लगी थी आपकी, उसमें आप एंगेज हो गए थे। तो मैं मान के चलूंगा कि दो में से ये नाम जो आपको बताया था इसकी फुल फॉर्म शायद आपको मालूम होगी, है या नहीं है ना मालूम? डी का मतलब क्या था? डिजिटल। आई का मतलब क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर। के का मतलब क्या था? नॉलेज। और एस एच का मतलब क्या था? शेयरिंग। अब देखिएगा आपने इसको जवाब दिया कि सब डी का मतलब हो गया है आपका डिजिटल, आपने कहा कि सब ये तो डिजिटल है, ये तो पहला तो आपका आंसर आपने बता दिया, डिजिटल आपने बता दिया। दूसरा आपने कह रहे सर ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आप लोगों ने बोल दिया है। अब आपने कहा सर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर आपने कहा, और फोर के बाद में आपने कहा नॉलेज कह दिया है आपने, और उसके बाद में आप लोगों ने कहा शेयरिंग आपने कह दिया है। तो ये तो केवल इसकी फुल फॉर्म है जिसको आपने कहा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो कहते हैं भाई ज्ञान को बांटने का, ज्ञान को डिलीवर करने का एक तकनीकी तरीका है ये, जिसको आप लोगों ने कहा है दीक्षा कहा है। अब टू द पॉइंट यदि चीजों को समझना स्टार्ट करें तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि भाई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब कोई आपसे पूछेगा सर ये है क्या ये, तो आपको केवल एक छोटा सा जवाब देना है कि साहब ये एक ऐप का नाम है। अब आप इसको ऐप कहोगे तो भी काम चल जाएगा, आप इसको एप्लीकेशन कहोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आपने कहा सब इसका फुल फॉर्म बनता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। है क्या ये? एक ऐप का नाम है, एक एप्लीकेशन का नाम है। अब सवाल ये उठता है कि भाई एप्लीकेशन तो है ये, लेकिन ये किस तरह का एप्लीकेशन है? तो आपको जवाब देना है भाई नॉलेज वाला एप्लीकेशन है ये, ज्ञान का एप्लीकेशन है ये, जिस पर नॉलेज उपलब्ध रहती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई नॉलेज इस पर उपलब्ध होती है, ज्ञान इस ऐप पर उपलब्ध होता है, लेकिन वो ज्ञान कौन से वाला होता है, किस तरह का नॉलेज होता है, किस तरह की जानकारी इस पर होती है? तो कहते हैं साहब आपकी जो फर्स्ट क्लास है उस फर्स्ट क्लास से लेकर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिसको आप स्नातकोत्तर कहते हैं, एमए बीए एमएससी एमकॉम आप बोलते हैं, उस लेवल तक की जो नॉलेज है, इस तरह का जो ज्ञान है, वो ज्ञान इस पर उपलब्ध होता है। अब सवाल यह है कि भाई आप कह रहे हो कि ये एक एप्लीकेशन का नाम है जिस पर ज्ञान उपलब्ध रहता है, और ज्ञान भी आपने कह दिया फर्स्ट क्लास से लेकर पीजी स्तर तक का जो नॉलेज है वो इस पर उपलब्ध होता है। लेकिन उपलब्ध रहेगा कैसे? तो ध्यान रखिएगा सब इस पर वीडियो होते हैं। अभी जो वीडियो है ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये बनाए जाते हैं विषय विशेषज्ञों के द्वारा। अब विषय विशेषज्ञ का मतलब क्या हुआ कि एक ही विषय के जो टॉप फैकल्टियां हैं उन टॉप फैकल्टियों के द्वारा वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं, और वो सारे के सारे जो वीडियो हैं ये हमने कहां पर डाल दिए? तो जवाब है आपका दीक्षा जो ऐप है उस पर डाल दिए गए। चूंकि ये ऐप का नाम है इसलिए हमें मालूम करना पड़ेगा कि भाई ऐप को किसी ना किसी दिन लॉन्च किया जाता है, किसी ना किसी दिन उसको स्टार्ट किया जाता है। तो इस वाले ऐप को कब लॉन्च किया, कब स्टार्ट किया? तो भाई ध्यान रखना है आपको टीचर्स डे वाले दिन, और टीचर्स डे का मतलब हो गया है 5 सितंबर को हो गया है। और जब वर्ष पूछोगे तो आपका जवाब बनता है 2017 को बनता है। तो दूसरा जवाब बन गया कि भाई ये ऐप का नाम है और इस ऐप को लॉन्च किया गया, उसका एक समय भी बनता है, तारीख भी बनती है, वर्ष भी बनता है, और वो बनेगा आपको 5 सितंबर 2017 को बनता है। अब मोटे मोटे 3 बातें हमें मालूम चली। पहली बात मालूम चली कि भाई दीक्षा है क्या ये? तो कहते हैं साहब ये नॉलेज उपलब्ध करवाने वाली एक एप्लीकेशन है जिसको आपने फुल फॉर्म कहा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग आपने कह दिया है। कक्षा फर्स्ट से लेकर कक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन तक का जो स्टडी कंटेंट है वो इस पर रिकॉर्डेड उपलब्ध रहता है,
और जिसको लॉन्च किया था 5 सितंबर 2017 को आपने लॉन्च किया। अब दिक्कत ये आ जाती है कि जब हम ऐप की बात करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो कहते हैं कि भाई अमूमन ये माना जाता है कि उस ऐप को डाउनलोड करने का, या यूं कह सकते हो कि उस एप्लीकेशन को क्रिएट करने का जो श्रेय है वो किसी ना किसी को जरूर दिया जाता है कि भाई वो ऐप किसने डिजाइन किया, वो ऐप किसने बनाया। जैसे हमारे देववाणी ऐप चलती है, पूछते हैं भाई किसने बनाया, ठीक उसी तरह से ये ऐप है आपका दीक्षा, भाई किसने बनाया, ये कौन इसको तैयार किया है। तो आपको ध्यान रखना है भाई इसको बनाने में दो तरह की जिम्मेदारियां रही है। एक तरफ रहता है आपका भारत सरकार, ये आपने जवाब दे दिया है। और देखो भारत सरकार का तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट के कई सारे ब्रांच होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे डिपार्टमेंट्स ने इसको मिलकर बनाया। भाई भारत सरकार का तो नाम आता है, भारत सरकार का कोई विभाग है जो इसमें इन्वॉल्व हुआ और उसका नाम है एमएचआरडी मिनिस्ट्री, जिसको आप ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहते हो, जो बंद हो चुका है नई शिक्षा नीति में, और उसकी जगह आपने बना दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो उस समय का जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जो आप कहते हैं मानव संसाधन एवं जो विकास मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया, ये आपका जवाब रहेगा। और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार है। तो कुल मिलाकर यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो आपका जवाब है देखो भाई इसमें एमएचआरडी का योगदान रहा। और एमएचआरडी के साथ में जो सहयोग किया है वो किसके द्वारा किया गया, राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। अब क्यों इसको बनाया, तो एक ही तरीका है कि साहब इसके माध्यम से टीचरों के लिए और टीचरों के अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उन दोनों के लिए जो क्वालिटेटिव स्टडी कंटेंट होगा, उस क्वालिटेटिव स्टडी कंटेंट को उपलब्ध कराने के लिए आपने एक ऐप डिजाइन कर दिया, और उस ऐप को क्या नाम दिया है आपने, दीक्षा। तो अब पहला जवाब है, जब हम सीक्वेंस के तहत बातों को ध्यान में लेते हैं, तो आपका पहला जवाब है कि भाई दीक्षा किसे कहते हैं, तो आपका जवाब है एक एप्लीकेशन का नाम है, ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरा जवाब है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसका फुल नाम बनता है। ये जो ऐप है, इस ऐप को लॉन्च किया गया 5 सितंबर 2017 को, और इसको डिजाइन किया गया भारत सरकार के एमएचआरडी मिनिस्ट्री और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। इस पर स्टडी कंटेंट मिलेगा क्लास फर्स्ट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का। ये जो ऐप है ये किसकी मदद करेगा, तो जवाब है टीचर्स की मदद भी करेगा और स्टूडेंट्स की मदद भी करेगा। तो अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि सर स्टूडेंट की मदद करेगा, ये तो समझ में आ गया क्योंकि बच्चा पढ़ेगा, टीचर्स की मदद कैसे करेगा। तो आपको अच्छे से मालूम है एक अच्छा टीचर हमेशा सीखने वाला बना रहता है। एक अच्छा टीचर वो है जो हमेशा सीखने का प्रयास करता है। तो जब विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अपने वीडियोस डालते हैं तो टीचर भी उनको देखते हैं और अपने टीचिंग स्टाइल को सुधारने का प्रयास करते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह ऐप टीचर्स के लिए और टीचर्स के साथ साथ बालकों के लिए भी बड़ा यूजफुल साबित हुआ। अब आगे चलकर इसी दीक्षा के साथ साथ एक और प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। ये तो हो गया है दीक्षा, हो गया है आपका, लेकिन ये जो दीक्षा है इसी के साथ साथ एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया, और उस प्रोग्राम को क्या कहेंगे, हाँ जी, क्या नाम दिया भाई, इसको नाम दिया आप लोगों ने निष्ठा कहा आप लोगों ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आपकी एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होता है कि साहब दीक्षा के साथ में हमने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया और उसको क्या नाम दे दिया आपने, निष्ठा कहा है। अब दिक्कत ये है कि साहब ये निष्ठा कहते किसे हैं, तो इस पर चर्चा करने से पहले ज्यादा बेहतर है कि भाई इसके फुल फॉर्म को पहले देखा जाए। तो यहां देखिएगा एन शब्द आ रहा है, इस एन शब्द को आपने कहा है नेशनल, कहा आप लोगों ने, ये आपका हो गया है नेशनल शब्द का मीनिंग हो गया है। दूसरा जो शब्द आता है आपका, ये देखो भाई इनिशिएटिव हो गया है, ये आप कह सकते हो, ये इनिशिएटिव आपने बोल दिया है।
तो ये नेशनल इनिशिएटिव हो गया है। अभी जो SH है इसका मतलब होता है स्कूल हेड्स होता है, और उसके बाद में आएगा एंड, और फिर आएगा टी का मतलब हो गया टीचर्स, H आएगा और H का मतलब होता है होलिस्टिक, और A का मतलब होता है एडवांसमेंट। इसका मतलब है भाई, अब थोड़ा सा इसको देखेंगे कि फुल फॉर्म क्या बनता है। तो आपने कहा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये भाई अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या मामला है, ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं साहब ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है हमारे शिक्षकों के या हमारे स्कूल के जो संस्था प्रधान है उनके, और जो टीचर्स है उनके सर्वांगीण विकास के लिए ये पहल स्टार्ट की गई है। और ये पहल किसके द्वारा की गई? तो जवाब है आपके भारत सरकार के द्वारा। रिपीट करूंगा, निष्ठा क्या है? एक कार्यक्रम है ये, जिसे किसके अंतर्गत चलाया गया? दीक्षा के अंतर्गत चलाया गया है। क्या ये? तो इतना ध्यान रखिएगा, ये एक कार्यक्रम है भारत सरकार का, जिसके द्वारा हमारे जो संस्था प्रधान होंगे और जो टीचर्स होंगे उनके समग्र विकास के लिए एक राष्ट्रीय पहल है, जिसको क्या नाम दे दिया गया? निष्ठा। अब कई बार दिमाग में प्रश्न आएगा, गुरुजी निष्ठा कार्यक्रम है स्कूल के मुखियाओं के लिए और टीचर्स के समग्र विकास के लिए है, लेकिन समग्र विकास होगा कैसे? तो भैया इतना ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रेनिंग कार्यक्रम है। ये बिल्कुल आसान भाषा में कहोगे निष्ठा क्या है, तो जवाब दिया है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके लिए है? तो आपने जवाब दे दिया हमारे जो संस्था प्रधान होंगे, और संस्था प्रधान के अलावा जो हमारे शिक्षक होंगे उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। तो आप कहोगे गुरुजी इससे होगा क्या? इससे तो इतना ध्यान रखिएगा, इस प्रोग्राम के आधार पर जो हमारे टीचर्स है उन टीचरों में जो शैक्षणिक कुशलताएं होती है, आप शैक्षणिक कुशलताएं कह दीजिएगा, और शैक्षणिक कुशलताओं के साथ साथ आप कहिएगा कि जो नवाचार है उन नवाचारों की कुशलता विकसित की जाती है। किन में? तो आपका जवाब रहेगा हमारे टीचर्स में। कहते हैं साहब इसको स्टार्ट कब किया गया? अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग फेज स्टार्ट हुए, लेकिन वास्तविक जो शुरुआत है इसकी वो स्टार्ट होती है आपकी 21 जून 2019 से। बाकी इसकी जो डेट है वो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग बनती है। कई जगह पर इसको 2019-20 का सेशन कहते हैं, कई जगह पर इसको 20-21 का सेशन बोलते हैं, लेकिन जो अनाउंसमेंट इसका हुआ है वो कितनी तारीख को होता है? 21 जून 2019 को। तो अब पूरा प्रोग्राम आपके सामने है कि भाई पूछेगा दीक्षा किसे कहते हैं, तो जवाब रहेगा नॉलेज शेयरिंग करने की एक एप्लीकेशन है ये, भारत सरकार ने बनाई, और भारत सरकार का MHRD जो आपका डिपार्टमेंट है उसका बड़ा योगदान इसमें रहा। दूसरा जवाब रहेगा कि भाई ये जो दीक्षा कार्यक्रम है इसमें स्टडी कंटेंट मिलेगा, और ये स्टडी जो कंटेंट है ये कौन से लेवल फर्स्ट से लेकर PG तक के बच्चों के लिए मिलेगा। टीचर्स के लिए भी उपयोगी है और बच्चों के लिए भी उपयोगी है। ये जो निष्ठा कार्यक्रम है ये एक पार्ट है ट्रेनिंग का, जो दीक्षा के अंतर्गत चलाया गया हमारे टीचर्स के लिए और संस्था प्रधान जो होंगे उनके समग्र विकास के लिए। कुल मिलाकर जब इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था उस समय पर 14 भाषाओं में, उसके बाद में इनको किया 18 भाषा किया, और आज की यदि हम बात करें ऑलमोस्ट 36 भाषाएं हैं जिन पर हमें टीचर्स के प्रोग्राम मिलते हैं, बच्चों के प्रोग्राम मिलते हैं। और कौन सी ऐप पर मिलेंगे? तो जवाब है आपका दीक्षा। इसका मतलब है कि वर्तमान में दीक्षा जो ऐप है आपकी, उस दीक्षा ऐप पर लगभग कितनी भाषाओं में आपके लिए प्रोग्राम उपलब्ध है? तो जवाब है आपका 36 जो भाषाएं हैं उन पर समस्त जो कार्यक्रम है ये आपने उपलब्ध करवा रखे हैं, जिनके माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं और जो हमारे टीचर्स हैं ये भी अपनी कुशलताओं में विकास कर सकते हैं। तो एक बार इनको लिख लेते हैं। हेडिंग आपका रहेगा पहले की तरह जो आपने बना रखा था, दीक्षा बना रखा था ना लास्ट में आप लोगों ने,
लास्ट क्लास दीक्षा ही थी हमारी, फिर क्लास की छुट्टी हो गई थी उस समय पर। दीक्षा जो फुल फॉर्म है उसकी, वो पहले लिखेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हेडिंग रहेगा दीक्षा, और उसकी फुल फॉर्म हम लिखेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। कोई बात नहीं, आवाज आएगी ना यार, क्यों टेंशन लेते हो यार? ज्यादा आ रही है? हाँ, ज्यादा को तो कम कर देंगे, अभी कर दिया। कर दो नहीं यार, ऐसा नहीं बोलते यार, कैसी बातें करते हो? ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया, आते हैं यार अभी। मैं मतलब मेरी एक आदत है, मेरी हमेशा ये आदत रहती है। अच्छा अब कम हो गई, अब ऐसे बोलो बढ़ा दो। अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते बढ़ा दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं हमेशा मेरा ये प्रयास रहता, भाई आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज बहुत कम हो गई है। अभी ठीक है ना? चलिए, मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है, आप थोड़ा सा सुनते हैं लिखने से पहले। देखिए, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कई लोगों को देखा होगा, पुलिस वालों को देखा होगा, डॉक्टर्स को देखा होगा, इंजीनियर्स को देखा होगा, वकीलों को देखा होगा। यार ये लोग जब आते हैं ना, पुलिस वालों को देखे, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे आईपीएस हो, एकदम गोगल वोगल लगाकर हीरो की टाइप में आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं यार, कुछ भी बोलो, आते हैं यार पुलिस वाले। चाहे पेट भले ही इतना क्यों ना आ रखा हो, उसके बाद में भी प्रयास तो करते हैं कि चश्मे वश्मे लगाकर हीरो की तरह आए एकदम। हाँ जी, मैं भी लगाता हूं, तो मैं कुछ कह रहा हूं, अब तो मेरी बात पूरी सुनी नहीं आपने अभी। हम डॉक्टर्स को देखते हैं ना यार, वो डॉक्टर भी यार बड़े अदब के साथ आते हैं। वो कभी वकीलों को देखो यार, वो भी बड़े अदब के साथ आते हैं। जानते हो क्या, मेरी एक जिद है मेरी, कि टीचर्स को भी बिल्कुल अदब में रहना चाहिए, कि लैंग्वेज बड़ी कमाल की हो। डॉक्टर से ज़्यादा नहीं पूछते, पता है आपको? डॉक्टर के पास जब कोई मरीज आता है या मरीज के साथी जब जाता है, उसको बोलते पूछ के आना क्या क्या खाना है, दवाई कैसे लेनी है, दोबारा कब आना है, ये पूछना कि तकलीफ क्या है। आपको अच्छे से मालूम है, आधे से ज़्यादा लोग तो ये भी नहीं पूछते कि तकलीफ क्या है, बस वो दवाई दे देता है, दवाइयों को लेकर आ जाते हैं पर्ची को। बाद में पूछते हैं यार तूने पूछा नहीं कि तकलीफ क्या? बोला यार मैंने तो नहीं पूछा, मैंने तो। क्यों भाई? उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है। पुलिस वाला किसी को रोक लेता है, किसी को पकड़ लेता है, तो हम उससे ये नहीं पूछ पाते कि भाई साहब इसका जुर्म क्या है इसका। हम ले देकर पुलिस के नाम से डरना स्टार्ट कर देते हैं। उसका कारण है क्योंकि यार उनकी व्यक्तित्व ऐसा ही होता है। मेरा एक ही मानना है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं, आपने देखा नहीं, टीचर के ऊपर बच्चा भी हैवी हो जाता है, माता पिता भी हैवी हो जाते हैं, स्कूल में सारे के सारे गांव वाले हैवी हो जाते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा ताला और लगा देते हैं स्कूल के बाहर। कभी हमने नहीं सुना या बहुत कम सुना होगा कि पुलिस स्टेशन में ताला लगा दिया। बहुत कम हमने सुना है, सुना तो है, कम सुना है जब हॉस्पिटल के ताला लगा दिया हो। बहुत कम सुना है हम लोगों ने, नहीं सुना आज तक तो कि कोर्ट में ही ताला लगा दिया। लेकिन हम बार बार क्या सुनते हैं कि स्कूल के ताला लगा दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि स्कूल के जो टीचर्स हैं हमारे, या जो कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं, वो अपनी रेपुटेशन को खुद बिगाड़ते हैं। क्योंकि एक तो उनका जो रहन सहन है वो उस लेवल का नहीं होता जो उनको मेंटेन करना चाहिए। उनकी लैंग्वेज उस लेवल की नहीं होती जो होनी चाहिए। क्योंकि हम हमेशा ही स्टूडेंट बन के रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट बन के रहना अच्छी बात है, लेकिन वो स्टूडेंट बन के केवल किस लिए रहना चाहिए? केवल सीखने के लिए। हमें स्टूडेंट इसलिए नहीं बनना है कि हमें आचरण कैसे करना है, हमारे व्यवहार कैसा करना है। आपका व्यवहार, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले की हार्टबीट बढ़ जाए आपको देखकर कि इससे बात करूं या ना करूं, और करूं तो इससे क्या बात करूं, मैं क्या बोलूं इसको, ऐसा रुतबा आपको होना चाहिए। और आप जितने भी बैठे हो, मैं आप सबको ऐसे ही बनते हुए देखना चाहता हूं कि टीचर के रूप में जब आप बन के जाओ स्कूल में, तो स्कूल के जो बच्चे हैं वो आपको देखते ही अदब में आ जाए।
जो गार्जियंस आपसे बात करने आए वो सारे के सारे अदब में आ जाए कि यार भाई बात से मैं टीचर तो बहुत देखे हैं, लेकिन अब जो टीचर आया है ये बड़े कमाल का टीचर है, बाकी तो आपकी मर्जी है। तो आपने दीक्षा लिखा है, दीक्षा के बाद में लिखा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसमें लिखिएगा यह एक एप्लीकेशन है, यह एक एप्लीकेशन है जो ज्ञान के प्रसार में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। इस ऐप का उद्घाटन 5 सितंबर 2017 को, उस समय पर वाइस प्रेसिडेंट जो थे वेंकैया नायडू थे, तो वेंकैया नायडू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया था। तो आप लिख सकते हैं कि 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा, अभी तो शायद धनखड़ साहब है, जगदीप धनखड़ साहब, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। अभी जब आपका एग्जाम होगा तो अब 100% 2 प्रश्न करंट जीके के बनेंगे, और वो करंट जीके वाले 2 प्रश्न कौन से बनेंगे कि हाल ही में शायद 15वीं लोकसभा गठित हुई है, सॉरी 15वीं विधानसभा कौन से नंबर की थी, 16वें नंबर की। तो ये जो 16वें नंबर की जो विधानसभा आपकी गठित हुई है, इसके गठन को संबोधित सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो उसको ध्यान रखिएगा कि इसको संबोधित करने का काम उपराष्ट्रपति के द्वारा भी किया गया, और उपराष्ट्रपति के अलावा जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है उनके द्वारा किया गया। तो ये जो नवनिर्वाचित हमारी जो विधानसभा रहेगी, इनके नव सदस्यों को रीति के बारे में, इनके जो कर्तव्य होंगे उनके बारे में जो ट्रेनिंग का कार्यक्रम किया गया, वो पहले आपको मालूम है जगदीप जो धनखड़ साहब है उपराष्ट्रपति महोदय, उनके द्वारा इनको ट्रेनिंग दी गई। और उनके साथ में फिर दूसरी बार जो ट्रेनिंग है हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब के द्वारा ये ट्रेनिंग दी गई है। 2-2 दिन की ट्रेनिंग थी, जिसके माध्यम से उनको बताया जाए कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आईसीटी या सोशल मीडिया को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको ब्यूरोक्रेट्स के साथ में आपका व्यवहार कैसा रहेगा, जनता के साथ में आपका कमिटमेंट कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों को तो उनको थोड़ा दिमाग में आप रखिएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इस ऐप पर कक्षा 1 से स्नातकोत्तर, भाई पोस्ट ग्रेजुएशन को स्नातकोत्तर बोलते हैं, स्नातकोत्तर तक की शिक्षण सामग्री वर्तमान में 36 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसके द्वारा शिक्षक एवं शिक्षार्थी
शिक्षक एवं शिक्षार्थी अपने ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करते हैं। बच्चे क्या करेंगे, अपनी मनपसंद का कोर्स चुन सकते हैं, अपनी मनपसंद की जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। टीचर्स भी अपनी मनपसंद के जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ सकते हैं। इवन टीचर अपनी जो स्टडी कंटेंट है उसको भी डिजाइन कर सकते हैं इस ऐप के ऊपर। यही कारण है विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है और हमारे टीचर्स के लिए भी उपयोगी है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इस ऐप को निर्मित करने में पूर्व के एमएचआरडी कॉमा करके लिखेंगे, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे वर्तमान के शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि आज हम एमएचआरडी को एजुकेशन मिनिस्ट्री कह रहे हैं। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय वर्तमान के शिक्षा मंत्रालय का महत्वपूर्ण योगदान है दीक्षा के अंतर्गत शिक्षकों के शैक्षिक कौशलों के विकास एवं शैक्षिक नवाचारों शोधों से परिचित कराने के लिए विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों के सर्वांगीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय पहल कॉमा करके निष्ठा प्रारंभ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 21 जून 2019 की। जब आपका कोविड काल आया था और कोविड काल में खासकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे जो घर पर बैठे थे और घर पर बैठे बैठे उनको सैलरियां मिल रही थी, आपको ध्यान होगा कोविड काल में ये दीक्षा ऐप कुछ सभी टीचर्स को, सभी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज थे जो ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे,
उनको प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना था। डाउनलोड करने के बाद में जो निष्ठा प्रोग्राम है वो ऑनलाइन उनको अटेंड करना था। और ऑनलाइन में क्या था कि उसमें आपको क्लास आपको सेलेक्ट करनी थी, कोर्स आपको सेलेक्ट करना था कि भाई आप प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के स्टडी कंटेंट को, मतलब कोर्स को सेलेक्ट करोगे। उस कोर्स को सेलेक्ट करते ही उस कोर्स का जो कंटेंट था वो आपके सामने ओपन होता। फिर आपको क्या करना था कि उस कंटेंट को पढ़ना था ऑनलाइन। पढ़ने के बाद में जैसे एक पार्ट आपने पढ़ लिया, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस थे, उनको आपको जवाब देना था। अब जब आपने उस एक पार्ट को पढ़ लिया और उस पर आधारित जो प्रश्न थे, जब उन प्रश्नों को आपने अटेंड कर लिया तो फिर आपके सामने दूसरा पार्ट ओपन होता। अब सपोज करिए पहला पार्ट आपने पढ़ा और उस पर आधारित जो प्रश्न थे वो उनके जवाब आपने गलत दे दिए, तो आपको दूसरा पार्ट नहीं खुलेगा, आपको दोबारा से पहला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। जब आपने पहले पार्ट के सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए, फिर दूसरा पार्ट ओपन होगा, फिर दूसरा पार्ट पढ़ोगे, फिर उस पर आधारित प्रश्न होंगे, उनके सही जवाब देने होंगे। ऐसे ही पूरा पाठ्यक्रम आपको अटेंड करना था। और जब पूरा पाठ्यक्रम आप अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद में आपको ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट आपको इश्यू होता है, जिसको कहा जाता है दीक्षा या दीक्षा निष्ठा कार्यक्रम, जिसको आप लोगों को हार्ड कॉपी में आपकी जो इंस्टीट्यूट थी उसमें जमा करवाना था। और वो आपका प्रोग्राम इंक्लूड होता था, जिसमें कई तरह की जानकारियां थी, जैसे न्यूट्रिशंस की जानकारी, जैसे कि डिजीज के बारे में जानकारी, जैसे कि आपका जो वायरस है उसे कैसे बचा जाए, इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, हमारे खानपान कैसे होने चाहिए, हमारा जो कपड़े वगैरह है वो कैसे होने चाहिए। इस तरह के सारे जो कोर्स थे उनको लोगों ने अपने घर बैठकर इस ऐप के माध्यम से कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद में उसके पास सर्टिफिकेट आया ऑनलाइन, जिसको कहा गया था निष्ठा सर्टिफिकेट। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे निष्ठा की फुल फॉर्म, और उसमें लिखेंगे निष्ठा को नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक भाई और भी बड़ा करूं क्या इसको? भाई एक बार जूम कर लेते हैं, बात बन जाए शायद। अभी भी नहीं? मुझे पता है, वो तो खैर बेटा हूं, मैं समझ रहा हूं आप लोगों को, आपकी भावनाओं को भी समझ रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं भी आपके बीच में से निकल के आया हूं। क्या कह रहे थे? कुछ कहा था आप लोगों ने? मर्जी है आप लोगों की, कह सकते हो भाई, कुछ भी कह सकते हो आप लोग। सर लिख लिया आप लोगों ने? आप लोग लिख तो लिया यार, मना कर रहे हो। लिख कर बैठे फिर मना कर रहे हो, नहीं लिखा तो झूठ बोलता है। चलिए कोई बात नहीं, लिख लिया मुझे लग रहा है। अभी समय आपका खराब होता है। क्लास में टीचर जितना भी समय गुजारेगा उसमें टीचर का फायदा है,
नहीं, आपका फायदा नहीं है, टीचर का फायदा है, क्योंकि टीचर की जो सुइयां हैं वो क्लास में एंटर करते ही घूमना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अपनी वो आदत नहीं है कि भाई आपका फायदा सोचना मुझे पड़ता है, आपका नुकसान नहीं सोचना। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। देखिए साहब, ये जो नेशनल इनिशिएटिव है, इसको आप राष्ट्रीय पहल कह सकते हो, राष्ट्रीय कार्यक्रम कह सकते हो। उसके बाद में है स्कूल हेड्स एंड टीचर्स। स्कूल हेड का मतलब हो गया विद्यालय के प्रमुख या संस्था के प्रमुख एवं शिक्षकों। होलिस्टिक एडवांसमेंट का मतलब होता है समग्र विकास। इसका मतलब हुआ कि साहब विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल या राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये इसका नाम रहा है। अब साहब दीक्षा और निष्ठा की जब बात हुई तो कहते हैं राजस्थान गवर्नमेंट भला कैसे पीछे रह सकती है। तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भी ये जो दीक्षा कार्यक्रम है, इस दीक्षा कार्यक्रम को अपने यहां पर लागू किया। लेकिन उस दीक्षा के साथ में इन्होंने एक नाम जोड़ दिया और वो था दीक्षा राइज। तो दीक्षा तो था ही था, लेकिन दीक्षा के साथ में इन्होंने क्या जोड़ दिया, राइज जोड़ दिया। अब सवाल ये है कि दीक्षा तो था ही था आप लोगों का, ये हमने पहले लिख रखा है, लेकिन इस दीक्षा के साथ में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक नाम जोड़ दिया जिसको आपने नाम दिया है राइज। अब ये जो दीक्षा राइज है, दरअसल में बात करें कि भाई ये दीक्षा तो है लेकिन दीक्षा राइज क्या है, तो पहले तो इतने नहीं, चावल नहीं यार, वो राइस होता है, ये राइज है, ये है ना। प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है, ये राइज आ रहा है। ये तो राइज और राइस में तो क्या है, डिफरेंस है। ये अलग बात है कि बोला गुरुजी अपन तो जो मर्जी आए बना दे, क्या फर्क पड़ता है ना, तो चलता है। और ये तो बढ़िया है, टेक्निकल वर्ड है जिसको आप भी पहचानते हो, मैं भी पहचानता हूँ। वरना क्लासों में कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल में होता कुछ और है, उसको बोला कुछ और जाता है और क्लास में पूछा कुछ और जाता है। और जब ऐसा होता नहीं, होता कुछ और है, अरे बहुत होता है। मैं तो पहले ही कहा था आपसे कि एक बार, एक बहुत कॉमन है, सब जानते हो आप लोग, सबने सुन रखा, पढ़ रखा है। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा था, चुटकुला है ये। तो जब उसको पढ़ा रहा था तो पढ़ाते पढ़ाते टीचर से बच्चे ने पूछा कि गुरुजी ये नटूरे क्या होता है, ये है ना, नटूरे क्या होता है ये। अब टीचर का बेचारे का दिमाग खराब हो गया, अंग्रेजी पढ़ाने वाला, उसने पूरी लाइफ में नहीं सुना कि नटूरे होता क्या है। तो टीचर ने बोला कि बेटा अभी तो क्लास का टाइम हो गया, कल बताऊंगा। अब बच्चे जो होते हैं ना, कल पर जाते तो बच्चों के तेवर बढ़ जाते, अच्छा बेटा कल बताएगा। अब जब अगले दिन आया तो उस बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं था, उसके तो ये था ध्यान कि बस स्कूल में जाते ही पहले पूछूंगा गुरुजी नटूरे होता क्या है। अब क्लास में टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, बच्चे ने तुरंत बोल दिया गुरुजी वो तो सब ठीक है, पहले ये बताओ नटूरे होता क्या है। अब टीचर ने ले देकर क्लास को पास किया और पास करने के बाद में भाई साहब सारी की सारी डिक्शनरी छान मारी, उसको नटूरे शब्द नहीं मिला। अब उसका दिमाग खराब हो गया कि बोला यार जाऊंगा क्लास में तो फिर बच्चा दोबारा पूछेगा गुरुजी नटूरे होता क्या है। तो गुरुजी ने क्या किया, छुट्टी ले ली भाई, एक दिन की छुट्टी ली, 2 दिन की छुट्टी ली, 3 दिन की छुट्टी ली, सब जगह पूछ लिया, लेकिन उसको नटूरे नहीं मिला। अब हिम्मत करके वो स्कूल में पहुंच गया। अब वो तो पहुंचते ही तो गुरुजी से तो फिर दोबारा बच्चा प्रश्न पूछेगा, गुरुजी नमस्कार, आपने तो नटूरे का जवाब नहीं दिया, ऐसे तो आप हमारा फटूरे खराब कर दोगे। अब सब टीचर का फिर दिमाग खराब हो गया कि एक शब्द का जवाब तो ढूंढ नहीं पाया, नटूरे कहते किसे हैं। अब दूसरा शब्द और आ गया, किसको, फटूरे। अब गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते तनाव में आ गया कि यार ये बच्चे पता नहीं कौन सी अंग्रेजी सीख के आ गए जो मैंने आज तक नहीं पढ़ी। तो फिर ले देकर टीचर ने पूछ लिया कि बेटा तू एक काम कर सकता है क्या, बोला बोल, कि बोला तू लिखकर बता देगा नटूरे कैसे कहते हैं। तो उस बच्चे ने नटूरे लिख दिया, NATURE, और बोला फटूरे लिख, तो फटूरे भी लिख दिया, FATURE। भाई साहब उस टीचर ने 10 दिन की जो फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी वो पूरी की पूरी फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे के ऊपर निकाल दी और उसको रंग बिरंगा बना दिया। तो ओवरऑल ये होता है कि कई बार क्लासेस में ऐसा होता है, आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा कि आपने कई बार कुछ पढ़ा होता है और पढ़ा कई बार कुछ और होता है,
समझा कुछ और होता है और उसे क्लास में पूछते कुछ और है, और जब टीचर जब आपसे पूछता है कि यार तूने कहाँ पढ़ा ये, तो आपका जो जवाब है वो बड़ा इनोसेंट होता है, कहीं पढ़ा था, है ना? क्या होता है? कहीं पढ़ा था। अब टीचर कहता है कि यार कहां पर पढ़ा था, एक बार दिखा तो देना उसको। अब जब उसको दिखाते हैं तो अब बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि पढ़ा तो है कहीं ना कहीं, अब वो कहां पढ़ा है वो एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इसलिए कई बार क्या होता है भाई, राइस को राइस बना देते हैं और राइस को राइस बना देते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, ये शब्द अपन का सुना हुआ है तो ये राइस ही रहेगा। तो जवाब है दीक्षा राइस। अब कोई आपसे पूछे कि साहब ये दीक्षा राइज है क्या ये, तो ध्यान रखना है कि ये राइज जो है एक कार्यक्रम का नाम है, और एक ऐसा कार्यक्रम है जो राजस्थान सरकार ने, एक पोर्टल का नाम है ये, जिसको आप वेब पोर्टल कहते हो। तो आपने जवाब दिया कि ये जो पोर्टल है आपका, जिसको आप कार्यक्रम कह रहे हो, राइज कह रहे हो, इस वेब पोर्टल का निर्माण राजस्थान सरकार ने एनसीटीई के साथ मिलकर किया। अब एनसीटीई का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। रिपीट करूंगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको आपने कहा है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसके साथ मिलकर आपने एक पोर्टल का निर्माण किया जिसको नाम दिया है आपने राइज। अब दीक्षा की फुल फॉर्म हमें मालूम है, लेकिन साहब ये राइज की फुल फॉर्म क्या होगी? तो देखो साहब, ये जो आपका आर है इसका मतलब राजस्थान, और जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो आपने कहा RAJAS, और THAN हो गया है, ये हो गया आपका इंटरफेस हो गया है, और उसके बाद में आपने लिख दिया है फॉर स्कूल, और ये हो गया है आपका एजुकेटर्स। इसका मतलब हो गया है कि जो राइज है इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। अब आप इसको किस तरह कहोगे? कहते हैं साहब विद्यालय या जो हमारे राजस्थान के जो स्कूल टीचर्स है उनके डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम चलाया राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, उसे आपने नाम दिया है राइज। इसका मतलब हो गया कि साहब विद्यालय शिक्षकों के विकास का राजस्थान सरकार का कार्यक्रम, जिसको हमने नाम दिया है राइज। अभी जो राइज कार्यक्रम है ये एक सत्र से राजस्थान में चलाया, और वो सत्र बनता है आपका 2018-2019। तो पहली बात तो ये कि साहब राजस्थान में दीक्षा के साथ एक प्रोग्राम चलाया जिसको नाम दिया आपने दीक्षा राइज। राइज का मतलब होता है सब राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ये कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने चलाया एनसीटीई के सहयोग से, जिसको आपने कहा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ये जो प्रोग्राम है आपने ये एक सत्र में चलाया, और वो सत्र बनता है 2018-19। अब डायरेक्टली यदि हम बात करें तो एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा जो हमारे विद्यालय के शिक्षक होंगे उन विद्यालय के शिक्षकों के विकास के लिए आपने इस कार्यक्रम को चलाया। विद्यालय के शिक्षकों के विकास के लिए इस प्रोग्राम को चलाया। अब दिक्कत यह है कि भाई स्कूल के जो हमारे टीचर होंगे उनका आप डेवलपमेंट कैसे करोगे? तो ध्यान रखिएगा, इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं उन स्कूल के टीचरों के डेवलपमेंट के लिए 3 क्षेत्र आपने निर्धारित किए, और वो 3 क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तो इस कार्यक्रम के द्वारा पहला प्रयास किया कि जो हमारे टीचर होंगे उन टीचरों का व्यक्तित्व या उनके जो व्यक्तिगत गुण होंगे उन व्यक्तिगत गुणों का विकास करेंगे। अब व्यक्तिगत गुणों के विकास का मतलब क्या हुआ कि साहब हमारे जो टीचर हैं उनका व्यक्तित्व प्रभावी होना चाहिए, उनकी भाषा जो है वो प्रभावी होनी चाहिए, उनका जो रहन सहन का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उन सब गुणों को आपने किसके अंतर्गत रखा है? व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विकास के ऊपर ध्यान दिया। दूसरा जवाब रहेगा कि हमारे जो टीचर्स होंगे उन टीचर्स के शैक्षिक विकास का काम हमें करना है।
अब शैक्षिक विकास का मतलब हो गया है कि उन टीचरों की जो नॉलेज है उस नॉलेज में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उन टीचर्स को विभिन्न प्रकार की जो पेडागोजी है उन पेडागोजी को आपको ट्रेनिंग देनी है। टीचर को विभिन्न प्रकार के जो नवाचार है उनका आपको जानकारी देनी है और उसको आपने क्या नाम दे दिया है, शैक्षिक विकास। और तीसरा जो क्षेत्र आपने निर्धारित किया उसे हम कहते हैं व्यावसायिक विकास। अब ये जो व्यावसायिक विकास है इसे हम क्या कहते हैं, तो जवाब है सब प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हर व्यवसाय के कुछ नियम होते हैं, हर प्रोफेशन की कुछ सामान्य जानकारियां होती है और उन सामान्य गुणों का विकास जब हम किसी व्यक्ति में करते हैं वो क्या कहलाएगा, व्यावसायिक विकास। तो राइज कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे टीचर्स में 3 क्षेत्र ऐसे निर्धारित किए जिनके विकास पर बल दिया जाएगा। और वो 3 कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिगत विकास करना, दूसरा रहेगा शैक्षिक विकास करना और तीसरा रहेगा आपके व्यावसायिक विकास करना। आपको ध्यान होगा हमारे यहाँ पर जब आपने टीचर्स की क्वालिटी को पढ़ोगे तो टीचर्स की क्वालिटी पढ़ने के समय एक गुण आता है आपका और वो रहता है कि हमारे जो शिक्षक होंगे, शिक्षक या शिक्षकों को अपने व्यावसायिक गुणों के प्रति, ये जवाब है उनका कि हमारे टीचरों को अपने व्यावसायिक गुणों के प्रति समर्पित होना चाहिए। अब व्यावसायिक जो गुण हैं ये व्यावसायिक गुण कौन से होते हैं, तो जवाब दिया है साहब अपने व्यवसाय के नियम। व्यवसाय के नियम होते हैं अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपनी जो दायित्व निर्धारित कर रखे हैं। जैसे टीचरों के दायित्व की बात करोगे तो ये दायित्व आपने कहां पर रखे हैं, आरटीई के जो धारा नंबर 24 है उसमें पूरे के पूरे जो टीचर्स हैं उनके दायित्वों का उल्लेख कर रखा है। टीचर्स के दायित्वों का उल्लेख आप लोगों ने कर रखा है आरटीई की धारा नंबर 27 में। टीचर्स के जो दायित्व है उनका आपने उल्लेख कर रखा है और धारा नंबर 28 में जहां लिखा है कि कोई टीचर प्राइवेट टीचिंग नहीं करवाएगा। 27 में लिखा है कि आपके जो टीचर्स हैं वो 3-4 गैर शैक्षणिक कार्यों को छोड़कर और किसी कार्य में भाग नहीं लेंगे। और 24 में लिखा हुआ है कि टीचर नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होंगे, नियमित रूप से अध्यापन कराएंगे। वो क्या कहलाते हैं, आपके टीचर्स के व्यावसायिक गुण। तो कुल मिलाकर राइज कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जो टीचर्स होंगे उन टीचर्स के 3 गुणों के विकास पर आपने बल दिया। पहला रहेगा व्यक्तिगत विकास, दूसरा रहेगा शैक्षिक विकास और तीसरा रहेगा आपके व्यावसायिक विकास। जो राइज कार्यक्रम है इसको आपने कौन से सत्र में स्टार्ट किया, 2018-19 के सत्र में। क्या उद्देश्य था कि शिक्षकों के विकास के लिए ये कार्यक्रम आपने रखा है। फुल फॉर्म क्या रहेगी, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। इस पूरे कार्यक्रम को डिजाइन किया राजस्थान गवर्नमेंट ने, किसके साथ मिलकर, तो जवाब है आपका एनसीटीई के साथ मिलकर। और एनसीटीई का मतलब हुआ है आपका राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे और उसमें लिखेंगे राइज कार्यक्रम। नेक्स्ट लाइन में राइज को इंग्लिश में ही लिखना, RISE। नेक्स्ट लाइन में इंग्लिश में ही लिखिएगा राइज कार्यक्रम। हाँ जी, निष्ठा की अगली वाली लाइन में लिखेंगे राइज। भाई वो तो ट्रेनिंग कार्यक्रम है, वो तो निष्ठा का मतलब क्या है, ट्रेनिंग कार्यक्रम है निष्ठा। राइज क्या है, राइज भी आपके टीचरों के डेवलपमेंट का कार्यक्रम है। निष्ठा और राइज क्या है, टीचरों के विकास का कार्यक्रम। राइज नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे राइज और उसमें लिखेंगे यह राजस्थान सरकार, यह राजस्थान सरकार, यह राजस्थान सरकार की शिक्षकों के लिए या शिक्षकों के उन्नयन के लिए एक सार्थक पहल है, सार्थक पहल है
जिसे जिसे इन्वर्टेड कॉमा करके लिखेंगे, राजस्थान इंटरफेस, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स कहते हैं, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स कहते हैं। इस कार्यक्रम को राजस्थान सरकार ने, इस कार्यक्रम को राजस्थान सरकार ने, इस कार्यक्रम को राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसको ब्रैकेट में आपको NCTE लिखना है, इस कार्यक्रम को राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE के सहयोग से सत्र 2018-19 में प्रारंभ किया। कई बार क्या होता है, ये इंग्लिश के शब्द हमारी हेल्प कर जाते हैं, ये है ना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमेशा करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे समय पर सहायता करते हैं जब सामने वाला बुरी तरह फंस चुका है। जैसे कि अभी सीटेट का पेपर हुआ था, मैंने अपर प्राइमरी वाला जो आता है पेपर, उसको देखा था। उस पेपर में एक नाम लिखा हुआ था, मैं आपको तो उसको हटा दूं एक बार, में वो नाम भी लिख दूं एक बार, आप पकड़ना कि आपने पढ़ा था क्या वो नाम। रुको, नहीं यार, रुकिए, है ना, रुको नहीं, रुकिए, आइए, नहीं अभी नहीं आऊंगा। चलिए, ये नाम था एक, ये, अरे रुक जा, सुबह सुबह ये एक नाम आया था, प्रश्न पूरा याद नहीं है, लेकिन ये शब्द नाम आया था प्रश्न में, और पूरे प्रश्न का सत्यानाश कर दिया था इस नाम ने। पढ़ा क्या आपने मनोविज्ञान में? ये किसे कहते हैं? किसको? पढ़ा था क्या भाई? आलिंगन नहीं है, आलंबन है। सेंटर मुझे प्रश्न याद नहीं है, मैंने कहा ना प्रश्न याद नहीं है मेरे को। उस प्रश्न में नाम आया था आलंबन। अब यार ये तो शब्द आया, प्रश्न में शब्द है ये तो, फिर वही बात, प्रश्न का ऑप्शन होता है, शब्द का ऑप्शन थोड़ी होता है कोई। इस शब्द के लिए अंग्रेजी में जो नाम आया था वो था, जो मैडम ने उधर से कहा था, वो नाम था स्कैफोल्डिंग। अब आप मुझे बताइए, कि केवल आलंबन पढ़ेंगे तो मामला गड़बड़ हो गया फिर। और जब इंग्लिश में देखा तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा था स्कैफोल्डिंग, और स्कैफोल्डिंग का मतलब आपको पता ही है, सहयोग करना, सहायता करना, मदद करना, ये आपका जवाब था। तो अब इस वाले शब्द से प्रश्न क्लियर नहीं हुआ कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है,
लेकिन जैसे ही इसका अंग्रेजी में मीनिंग देखा तो प्रश्न तुरंत समझ में आ गया। जब आप लोग थर्ड ग्रेड की एग्जाम देने जाओगे, रीट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। लेकिन जब आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम देने जाओगे और कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रश्न को छोड़ने से पहले, उस प्रश्न का गलत जवाब देने से पहले एक बार उसको इंग्लिश में जरूर पढ़ के देख लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें लगता जरूर है कि यार हमें हिंदी समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश कहाँ से समझ में आएगी। कई बार हमें ऐसा जरूर लगता है कि जब हिंदी में हम लोग हमेशा पढ़ा है तो इंग्लिश में भला क्या खाक समझ में आएगा। लेकिन यकीन मानना, कुछ शब्द हिंदी में इतने मुश्किल होते हैं जिनको समझा नहीं जा सकता, लेकिन इंग्लिश में उन नामों को आसानी से समझा जा सकता है। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे और उसमें लिखेंगे राइज कार्यक्रम के अंतर्गत राइज कार्यक्रम। यार आवाज करोगे तो कैसे काम चलेगा, मैं तो समझ से बाहर है ये तो। देखो जो भी कर रहा है यार, बात वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो ये समय आपका है, ये समय आपका वेस्ट हो रहा है ये, और ठीक नहीं है थोड़ा सा बात बात करना। यार पढ़ाई कर लो आराम से, क्या करना है बात बात करके। राइज कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन के लिए निम्न क्षमताओं के विकास पर बल दिया जाता है। बल दिया जाता है। पहला रहेगा, फर्स्ट रहेगा व्यक्तित्व विकास। अब व्यक्तित्व विकास कह सकते हो, व्यक्तिगत विकास कह सकते हो। इसमें लिखिएगा शिक्षकों के व्यक्तिगत गुणों के विकास पर बल दिया जाता है, जिससे उनमें अनुशासन, धैर्य, सहनशीलता जैसे गुण विकसित हो सके। सेकंड रहेगा शैक्षिक विकास। और शैक्षिक विकास में हम लिखेंगे, और उसमें लिखेंगे इसके माध्यम से शिक्षकों में ज्ञान, बोध, शिक्षण शास्त्र की समझ विकसित करने पर
विकसित करने पर बल दिया जाता है। इसके माध्यम से शिक्षकों में ज्ञान, बोध, शिक्षण शास्त्र की समझ विकसित करने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट जो लिखेंगे उसमें लिखेंगे व्यावसायिक विकास। नेक्स्ट रहेगा व्यावसायिक विकास। अगला वाला है व्यावसायिक विकास। थर्ड नंबर का जो एरिया है उसका नाम है व्यावसायिक विकास, और उसमें लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे और इसमें हमें लिखना है इसके माध्यम से या इसके अंतर्गत शिक्षकों में, इसके अंतर्गत शिक्षकों में शिक्षण संबंधी, इसके अंतर्गत शिक्षकों में शिक्षण संबंधी निपुणताओं, आवश्यक दक्षताओं के विकास पर बल दिया जाता है। जैसे शिक्षण उपागम, नवाचार, व्यू रचनाओं की समझ, व्यू रचनाओं स्ट्रेटेजी को कहते हैं। व्यू रचना शब्द मूलतः सेना के क्षेत्र में काम आता है, और सेना के क्षेत्र में ही या सेना के क्षेत्र से ही इसको शिक्षा में यूज किया है। जब कोई भी राजा, कोई भी सेनापति अपने विपक्षियों को घेरने के लिए जो योजना बनाता था, उस योजना को कहा जाता है व्यू रचना। और एक टीचर अपने बच्चों को सिखाने के लिए जो योजनाएं तैयार करता है, उनको भी आज हम क्या कहते हैं? व्यू रचना। व्यू रचना शब्द को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटेजी। सीटेट में बहुत ज़्यादा काम में आता है। व्यू रचना शब्द टीचर क्लास में बच्चों के अधिगम के स्तर को बढ़ाने के लिए जो योजनाएं बनाता है, जो तैयारियां करता है, उनको हम क्या कहते हैं? व्यू रचना। तो उम्मीद है ये शब्द आपने लिख लिया है। देखो भाई, पूरा का पूरा जो कहानी है, कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा आप लोग केयरलेस हो जाते हो, चीज़ों को सुनते हैं या क्लास में टीचर की बातों को थोड़ा सा आप लोग हवा में उड़ा देते हो। यही कारण है कि जब टीचर का समझाने का मन करता है, पढ़ाने का मन करता है, तो थोड़ा सा क्या होता है कि वो अधूरे मन से क्लास में चीज़ों को बताता है। पूरी चीज़ों को कहा दीक्षा क्या है, ये पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरे के पूरे कार्यक्रम को 2 मिनट में समझा जा सकता है। दीक्षा किसे कहते हैं? कहा एक ऐप का नाम है। ऐप किसने बनाई? MHRD के द्वारा बनाई गई। ये आपका पहला जवाब है। दूसरा जवाब है, इसका उद्घाटन आपने कब किया है? तो आपने जवाब दे दिया 5 सितंबर और 2017 को आपने इसमें कर दिया है क्या इसके ऊपर? तो आपने कह दिया भाई कक्षा फर्स्ट से लेकर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वहाँ तक का जो स्टडी कंटेंट है वो इस पर उपलब्ध होता है।
कहते हैं कि साहब ये जो दीक्षा जो कार्यक्रम है, इसी के माध्यम से, इसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया गया जिसको आपने निष्ठा कहा है। और ये जो निष्ठा कार्यक्रम आपने स्टार्ट किया है, ये टीचर्स का प्रोग्राम है, इतना सा ध्यान रखना है। ये हमारे शिक्षकों का कार्यक्रम है, और शिक्षकों का जो कार्यक्रम है ये केवल इसलिए किया गया आपने ताकि हमारे जो शिक्षक होंगे उन शिक्षकों में कौशलों का विकास किया जा सके। ये आपने जवाब दिया है। कहते हैं कि साहब इसी के अंतर्गत आप लोगों ने राजस्थान में भी एक कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया जिसको नाम दिया है आपने राइज। अभी जो राइज कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कहते हैं साहब राजस्थान में स्टार्ट किया आप लोगों ने। राजस्थान को इस कार्यक्रम में जिसने सहयोग दिया है वो है आपका NCTE। ये आपने जवाब दे दिया है। राजस्थान में इस कार्यक्रम को आपने 2018-19 का जो सेशन है उसमें स्टार्ट किया है। होगा क्या इस राइज से? कहते हैं कि हमारे जो टीचर्स होंगे उन टीचर्स में 3 गुणों के विकास पर बल दिया जाएगा। 3 गुण कौन सा हो गया है? पहला हो गया व्यक्तित्व कह देना या व्यक्तिगत कह देना। दूसरा आपने जवाब दे दिया है शैक्षिक होगा। व्यक्तिगत हो गया है, शैक्षिक हो गया, व्यावसायिक हो गया है। तो ये 3 तरह की जो क्षमताएं हैं, इन तीनों की क्षमताओं का विकास किया जाएगा। अब उसमें से केवल 2 चीजें गायब है आपकी, और वो 2 बातें कौन कौन सी है? एक तो निष्ठा का जो फुल नेम है, इसका जो फुल फॉर्म है ये आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी तरफ ये जो राइज है आपका, इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। आपने कहा सर निष्ठा का फुल फॉर्म, N का मतलब हो गया है नेशनल, I का मतलब हो गया है इनिशिएटिव, SH का मतलब हो गया स्कूल हेड्स एंड, T का मतलब टीचर्स, H का मतलब होलिस्टिक और A का मतलब एडवांसमेंट। इधर यदि हम बात करते हैं राइज की बात करेंगे, R का मतलब है राजस्थान, I का मतलब होता है इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, विद्यालयी शिक्षकों के विकास का कार्यक्रम। क्या नाम दे दिया गया? राइज आपने नाम दिया है। तो टॉपिक हमारे ये नहीं लिखा हुआ सिलेबस में। हमारे तो सिलेबस में क्या टॉपिक लिखा हुआ था? दीक्षा राइज। हमारे तो क्या है? दीक्षा राइज। हमने चीजों को कहां से पढ़ा है? दीक्षा से। क्यों? क्योंकि दीक्षा राइज से डायरेक्ट नहीं कर सकते। दीक्षा राइज से पहले क्या आया? दीक्षा। दीक्षा के बाद में क्या आया? निष्ठा। निष्ठा के बाद में आया दीक्षा राइज। तो आपने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया है। इस फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में ऐसे ही बनाकर रखना, इसमें आप कभी गलतियां नहीं कर सकते। अब कहते हैं साहब ये तो समझ में आ गया, दूसरा बताइए क्या रहेगा? तो ऐसा ही एक और नवाचार है, राजस्थान गवर्नमेंट का नवाचार है, और उसको आपने नाम दिया है SMBK। प्योर हिंदी का शब्द है ये। प्योर क्या है ये? हिंदी का शब्द है ये। S हिंदी का है, M हिंदी का है, और उसके बाद में B हिंदी का है, और K हिंदी का है, अंग्रेजी का इसमें एक भी शब्द नहीं है। तो आपने कहा कि सर क्या है हिंदी का शब्द? तो आपने जवाब दिया भाई S का मतलब हो गया शिक्षा हो गया है, और उसके बाद में शिक्षा में B का मतलब हो गया है बढ़ते, और ये हो गया आपका कदम हो गया है। तो आपने जवाब दे दिया शिक्षा में बढ़ते कदम। अब देखिए SMBK ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है ये, लेकिन जब हिंदी में हमने इसको बात किया तो बड़ा आसान सा हो गया। ये तो तुकबंदी बिठा दी। ये तो शिक्षा में बढ़ते कदम है क्या ये? SMBK। अब ये SMBK क्या है ये? तो सबसे पहला जवाब ध्यान रखना है कि साहब ये राजस्थान सरकार का नवाचार है। ये आपने जवाब दे दिया है। कोई पूछे आपसे है क्या ये, तो आपने जवाब दिया है राजस्थान सरकार का एक शैक्षिक नवाचार है ये आपने जवाब दिया है। अब दूसरा जवाब है, चूंकि ये नवाचार है ये, और नवाचार का संबंध, कार्यक्रम का संबंध कोई ना कोई क्लास से जरूर होता है, किसी ना किसी क्लास से उसका संबंध जरूर रहेगा। तो आपसे पूछेगा भाई राजस्थान में, या फिर शिक्षा में बढ़ते कदम, या फिर राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो कार्यक्रम है जिसको आप SMBK कह रहे हैं, इसका संबंध कौन सी कक्षा से है? तो आपका जवाब रहेगा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनके साथ इसका संबंध है।
चूंकि राजस्थान सरकार का शैक्षिक कार्यक्रम है, कौन सी क्लास के बच्चों के साथ संबंध है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं के बच्चों के साथ संबंध है। चूंकि कार्यक्रम होते हैं और कार्यक्रम जो चलते हैं उनकी कोई ना कोई डेट अवश्य होती है। इसकी भी डेट बनती है और इसकी जो डेट बनती है वो है 11 जुलाई 2022 आपकी तारीख बनती है। मतलब इस कार्यक्रम को हमने कब से चलाया, तो जवाब है 11 जुलाई 2022 को चलाया। कहते हैं साहब राजस्थान सरकार का शैक्षिक नवाचार है, जिसको कहा जाता है शिक्षा में बढ़ते कदम। फुल फॉर्म कह सकते हो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। भाई 1 से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों का कार्यक्रम है। कब स्टार्ट किया आप लोगों ने? 11 जुलाई 2022 को आपने इसको स्टार्ट किया। अब समस्या ये है कि कोई भी कार्यक्रम जब चलाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह अवश्य होती है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो इसको प्रारंभ करने के पीछे क्या वजह थी? तो भाई देखिएगा 22 का मतलब आप समझ गए हो, कोरोना खत्म हो चुका था। 22 का मतलब क्या है? कोरोना खत्म हो चुका है। अब कोरोना भी खत्म हो गया, बच्चे स्कूल भी जाना स्टार्ट हो गए हैं। अब जब बच्चे कोरोना खत्म होने के बाद में जब स्कूल खुले और बच्चों ने स्कूल में जाना स्टार्ट किया, टीचरों का माथा खराब हो गया, शिक्षा विभाग का माथा खराब हो गया। और माथा क्यों खराब हुआ? बच्चों को जो आता था ना वो भी भूल गए, है ना। जो थोड़ा बहुत आता था वो क्या हो गया? भूल गए, वो तो कंप्लीट ही। अब साहब इधर तो टीचरों का माथा खराब हो गया, टीचर रिपोर्ट दे रहे ऊपर, भैया बच्चों को तो कुछ नहीं आता, जो थोड़ा बहुत आता था वो भी साफ हो गया। तो अब साहब शिक्षा विभाग ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आप बच्चों को आगे सिखाओगे, आगे बढ़ाओगे, और जो पीछे का भूला हुआ है यदि उसी को बच्चा नहीं सीखेगा तो भला जो नया ज्ञान है उसको अर्जित करने का कोई फायदा नहीं है। तो नया ज्ञान देने से बेहतर है कि बच्चों का जो लर्निंग लॉस हुआ है, सीखने का जो नुकसान हुआ है, उस क्षति को भरा जाए। यही कारण है कि सब कोरोना काल में क्लियर सा जवाब है कि भाई कोरोना काल में बच्चों की लर्निंग में, बच्चों के सीखने में जो गैप उत्पन्न हुआ है, जो लर्निंग गैप हुआ है, उस लर्निंग गैप को कम करने के लिए, उस लर्निंग गैप को भरने के लिए जो प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम को आपने क्या नाम दे दिया? SMBK। और SMBK का मतलब होता है शिक्षा में बढ़ते कदम। अब देखिए साहब, हर टॉपिक को जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो दुनिया भर की रामायणें लिखी होती है उनमें, लेकिन उसमें हमारी एग्जाम के मतलब की और हमारी समझ के मतलब की बहुत कम बातें होती है। SMBK मतलब शिक्षा में बढ़ते कदम। क्या है ये? राजस्थान सरकार का एक शैक्षिक नवाचार है ये। कौन सी क्लास के साथ संबंध है? 1 to 8 के साथ संबंध है। कब चलाया? 11 जुलाई 2022 को चलाया है। क्या ये? कहते हैं कोरोना काल में बच्चों की सीखने में, पढ़ाई में जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को भरने के लिए, भरपाई करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम को क्या नाम दे दिया? SMBK। अब साहब यहां से चीजें आगे बढ़ती है, और जब आप आगे बढ़ाओगे SMBK को, तो आपने जवाब दिया ये जो SMBK कार्यक्रम है, दरअसल में देखा जाए तो भाई ये जो कार्यक्रम है, एक तरह से देखा जाए तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको हम यदि उपचारात्मक कार्यक्रम कहेंगे तो बिल्कुल भी गलत जवाब नहीं होगा। पूछा जाए आपसे कि साहब ये SMBK जो कार्यक्रम है उसको क्या कहा जा सकता है? उपचारात्मक कार्यक्रम। अब दिक्कत ये है, उपचारात्मक कार्यक्रम किसे कहोगे? उपचार किसे कहते हैं? निदान के माध्यम से जो कठिनाइयां जानी गई, जो समस्याएं पहचान गई, उन कठिनाइयों को, समस्याओं को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कार्य क्या कहलाएगा? उपचार। तो अब आप कहोगे सर किसका उपचार करना है? बच्चों की पढ़ाई में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उपचारात्मक कार्यक्रम। अब सब उपचार करोगे, इलाज करोगे, तो इलाज करने के लिए डॉक्टर कई तरह के काम करता है। बीमारी को जानेगा, रिकवरी हुई है या नहीं हुई है, रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है, और फिर लास्ट में मरीज ठीक हुआ है या नहीं हुआ। जब कोई बीमार व्यक्ति एडमिट होता है, तो जब एडमिट होता है तो एडमिट होते ही उसके चेकअप होते हैं, मालूम है आप लोगों को? होते हैं। कैसी बातें करते हो यार, कैसी बातें करते हो?
डॉक्टर आजकल क्या पर्ची तब लिखता है भाई जब पहले तो उसका चेकअप कर लेता है पहले, चाहे किसी को बुखार आया हो चाहे जुकाम हुई हो, पहले वो सबसे पहले काम करता है, चेक करता है वो। हमें बुरा लगता है कि यार 300 रुपये में बात बन जाती है और 1000 रुपयों की क्या लिख दी, रिपोर्ट लिख दी, तो बुरा तो अपने को लगता है, लेकिन ये भी बात ठीक है देखा जाए तो कि वो चेकअप कर दिया उसने तो कम से कम ये तो मालूम चल गया बीमारी है क्या, और जब बीमारी का पता चल गया बीमारी कौन सी है तो उसका इलाज भी स्टार्ट जल्दी हो जाता है। वरना कई बार क्या होता है भाई, बीमारी का तो पता ही नहीं चलता और डॉक्टर दवाई दे रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं अलग, समय खराब हो रहा है अलग, और पीड़ा झेल रहे हो वो अलग, तो चेकअप हो जाए बढ़िया है वो। तो ठीक वैसे ही जब एक बच्चा स्कूल में होता है, जब बच्चा एक क्लास में एंट्री लेता है तो उस बच्चे का पहला टेस्ट होता है और उस पहले टेस्ट को नाम दिया गया है, नहीं यार, बेसलाइन मूल्यांकन उसको कहते हैं। दूसरा जो मूल्यांकन होगा उसको आपने नाम दिया है निर्माणात्मक मूल्यांकन, और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं योगात्मक। इसका मतलब हो गया है कि जो एसएमबी के जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत बच्चों के लिए 3 प्रकार के मूल्यांकनों का आयोजन किया जाएगा। पहला है बेसलाइन मूल्यांकन, जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर सबसे पहले उसका चेकअप करता है, वैसे ही जब टीचर के पास कोई बच्चा किसी क्लास में जाएगा तो टीचर सबसे पहले जांचेगा कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे को कितना आता है, और बच्चे के लेवल को जानने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसको कहा जाता है बेसलाइन मूल्यांकन। जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और पढ़ाते समय टीचर बच्चों की क्षमताओं को जांच रहा है वो कहलाता है निर्माणात्मक। और जब टीचर अपने टीचिंग को कंप्लीट करा चुका है उसके बाद में टीचर इवैल्यूएशन करता है कि बच्चों ने उद्देश्यों को पूरा किया है या नहीं किया है, बच्चों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं या नहीं हुए हैं, बच्चा अगली क्लास में जाने के लायक है या नहीं है। इसको जानने के लिए जो मूल्यांकन किया जाएगा उसको कहा जाता है योगात्मक। ये होता है सत्र के अंत में, ये चलता है शिक्षण के साथ साथ, और ये होता है शिक्षण के प्रारंभ में। रिपीट कर रहा हूं, शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के साथ साथ और शिक्षण के अंत में। अब आपने कहा, कुल मिलाकर कहा एसएमबी के उपचारात्मक कार्यक्रम है। कौन सा उपचारात्मक कार्यक्रम है? बच्चों की शैक्षिक क्षेत्र में, बच्चों की अधिगम के क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसको कहा जाता है एसएमबी के। बेसलाइन मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन इसके अंतर्गत किए जाने हैं। दूसरा जवाब है एसएमबी के। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम फुल फॉर्म है। राजस्थान सरकार का शैक्षिक नवाचार है, 1 से 8 की क्लास के लिए है। कार्यक्रम को स्टार्ट किया 11 जुलाई 2022 को। कहते साहब कोरोना काल में नुकसान हुआ था बच्चों की पढ़ाई में, उसको कवर करने के लिए प्रोग्राम को चलाया, और साहब इसी को नाम दिया है शिक्षा में बढ़ते कदम। तो जल्दी से एक हेडिंग आप बनाएंगे और उस नहीं करने से क्या होता है, और लिखिएगा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। नौकरी आपको लगना है, पढ़ना आपको है, मने आप कर रहे हो, पढ़ाना मुझे है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि यस। इसे कहते हैं कलयुग कहते हैं। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, पूरा फुल फॉर्म लिखोगे तो RSMBK है ना। आर का मतलब राजस्थान हो गया है, और उसके बाद में शिक्षा में बढ़ते कदम, और इसमें हम लिखेंगे राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम RSMB के। इसमें लिखेंगे यह राजस्थान सरकार का एक शैक्षिक नवाचार है, शैक्षिक नवाचार है जिसे 11 जुलाई 2022 को
प्रारंभ किया। राजस्थान सरकार का एक शैक्षिक नवाचार है जिसे 11 जुलाई 2022 को प्रारंभ किया। टाइम हो गया, बाकी है अभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।